Good morning, dear students. We are discussing the topic Basic Accounting Terms. बच्चों अभी तक 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लाइबिलिटीज, नंबर 3 कैपिटल एंड नंबर 4 ड्राइंग्स. अब आगे के पॉइंट्स हम करते हैं. बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स. इस चैप्टर में हम जो टर्म्स यूज कर रहे हैं बच्चों वो हर चैप्टर में बार बार यूज होंगी, इसलिए इन सभी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट टर्म क्या है? गुड्स. गुड्स क्या होती है बच्चों? गुड्स का मतलब है द आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल. द आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल. हमने दुकान पे सामान खरीदा है, यूज करने के लिए नहीं, रीसेल के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? गुड्स. या आप ऐसे भी कह सकते हो द आइटम्स इन विच द बिजनेस डील्स इन. द आइटम्स इन विच द बिजनेस डील्स इन. जिस आइटम में हम डील कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे? गुड्स. देखो डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, दिस वन एंड दिस वन. एग्जाम्पल देके बताता हूं बच्चों. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ मर्चेंट. क्लॉथ मर्चेंट के लिए क्लॉथ क्या हो गया? गुड्स. क्योंकि क्लॉथ वो जो परचेज करता है, क्यों परचेज करता है? रीसेल के लिए. वो किस में डील कर रहा है? क्लॉथ्स में. तो क्लॉथ उसके लिए क्या हो गई? गुड्स. ऐसे ही बच्चों कोई बुक सेलर है मार्केट में, तो बुक सेलर के लिए बुक्स क्या हो गई? गुड्स. बिकॉज दीज आर परचेज्ड फॉर रीसेल. वो किस में डील कर रहा है? बुक्स में. ऐसे ही और एग्जाम्पल बच्चों हम ले सकते हैं. मार्केट में कोई केमिस्ट शॉप है, मेडिकल स्टोर है, तो एक मेडिकल स्टोर के लिए मेडिसिन क्या हो गई? गुड्स. आई थिंक बच्चों क्लियर है. द आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और द आइटम्स इन विच द बिजनेस डील्स इन. जिसमें हम डील कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे? गुड्स. बच्चों एक सावधानी आपने रखनी है. द आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर यूज इन द बिजनेस. द आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स. उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे. गुड्स वो आइटम है जो रीसेल के लिए हमने खरीदी है. अगर कोई आइटम हमने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्लॉथ मर्चेंट की बात कर रहा हूं, राइट. अगर ये क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ्स खरीदता है, नेचुरल रीसेल के लिए, इसको तो कहेंगे गुड्स, राइट. बट इफ द सेम क्लॉथ मर्चेंट परचेज फर्नीचर फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर्स के बैठने के लिए वो फर्नीचर खरीदता है, चेयर लेता है, सोफा सेट खरीदता है ताकि कस्टमर्स बैठ सके, तो जो फर्नीचर उसने खरीदा है उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे. इट इज नॉट कॉल्ड गुड्स. ऐसे ही अगर वो क्लॉथ मर्चेंट दुकान के लिए एसी खरीदता है, एयर कंडीशनर, तो इसको भी हम गुड्स नहीं कहेंगे. बच्चों समझ रहे हो? गुड्स का मतलब है द आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल. द आइटम्स इन विच द बिजनेस डील्स इन. द आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स. उसे हम गुड्स नहीं कहेंगे, राइट. आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? परचेज एंड सेल. अकाउंटिंग में परचेज और सेल इन दोनों का क्या मीनिंग है? बच्चों जब मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ये वर्ड्स मैं तभी से बार बार यूज कर रहा हूं, गुड्स, परचेज, सेल, और ये वर्ड्स लास्ट तक यूज होते रहेंगे. तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स आपको करवाई जाएंगी वो सारी की सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, वो सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए, ताकि आगे अकाउंटेंसी पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए. यहां पर मैंने क्या लिखा है? परचेज. बच्चों इन accounting the term purchase is used only and only for purchase of goods. ये याद रखना. देखो मैंने लिखा है in accounting the term purchase is used only and only for the purchase of goods. That's all. For example cloth merchant की बात करते हैं. This is cloth merchant. कपड़े की दुकान है, कपड़े का बिजनेस है. अगर ये क्लॉथ मर्चेंट्स कस्टमर्स के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदता है, जो मैं अभी आपको कह रहा था,
क्लॉथ मर्चेंट परचेजेस द फर्नीचर, कस्टमर्स के बैठने के लिए, इसको हम परचेज नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट परचेज। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में। यही क्लॉथ मर्चेंट अपनी दुकान के लिए एसी परचेज कर रहा है, दुकान पे एसी लगवाना है, एसी परचेज किया है, अकाउंटिंग में इसे भी परचेज नहीं कहेंगे। बट इफ द सेम क्लॉथ मर्चेंट परचेजेस द क्लॉथ, अगर वो क्लॉथ परचेज कर रहा है, क्लॉथ का मतलब यहां पे गुड्स हो गया, तो जब वो गुड्स खरीदेगा, क्लॉथ खरीदेगा, उसी को हम परचेज करेंगे, दिस इज परचेज, राइट। 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, दिस इज नॉट परचेज। 20,000 का एसी खरीदा है, दिस इज नॉट परचेज। लेकिन अगर वही क्लॉथ मर्चेंट 50,000 का क्लॉथ खरीदता है तो दिस इज परचेज। फिर बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, इन अकाउंटिंग द वर्ड परचेज, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स, राइट। एक बात बच्चों और बता रहा हूं कि द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, इस साल मेरी कैश परचेज है 70,000 कैश परचेज, और क्रेडिट परचेज है मेरी 30,000। बच्चों बिजनेस में हम नकद भी खरीदते हैं, उधार भी खरीदते हैं, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। इस 1 लाख को हम कहेंगे परचेज, दिस इज परचेज। इट इंक्लूड्स कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे, सेल। जैसे मैंने आपको परचेज के बारे में बताया है, बिल्कुल वैसे ही सेल के बारे में है बच्चों। इन अकाउंटिंग द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स, ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स इन। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ मर्चेंट की बात करते हैं, क्लॉथ मर्चेंट के पास पुराना फर्नीचर पड़ा है कस्टमर्स के बैठने के लिए, तो बिजनेसमैन को लग रहा है कि फर्नीचर पुराना हो गया, इसे सेल कर देते हैं, वो इसको बेच रहा है, और उसने वो पुराना फर्नीचर सेल कर दिया 5,000 का, कर दिया बच्चों सेल। इन अकाउंटिंग इट इज नॉट टर्म्ड एज सेल, इसको हम सेल नहीं कहेंगे। दुकान पे एसी लगा हुआ है, पुराना हो गया, उस क्लॉथ मर्चेंट ने एसी सेल कर दिया सपोज 7,000 का, इन अकाउंटिंग इट इज नॉट टर्म्ड एज सेल, इसको भी सेल नहीं कहेंगे। वही दुकानदार है क्लॉथ मर्चेंट, कपड़ा सेल कर रहा है, इफ ही सेल्स द क्लॉथ टू द कस्टमर्स, दिस इज सेल, इसे हम सेल कहेंगे, राइट। इन अकाउंटिंग द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स इन। ऐसी परचेज है, इन अकाउंटिंग द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स इन। ये जो दोनों टर्म्स हैं परचेज एंड सेल, दीज आर यूज्ड ओनली फॉर गुड्स, ठीक है बच्चों। यहां पर भी वही बात है, द टर्म सेल इंक्लूड्स बोथ कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। कैश सेल भी होती है, क्रेडिट सेल भी होती है, तो इस सेल का मतलब है दोनों, कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। तो बच्चों 3 पॉइंट्स हो गई, नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 परचेज, नंबर 3 सेल। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बच्चों क्या लिखा है, परचेज रिटर्न। नाम से ही क्लियर है, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज रिटर्न। बच्चों हमने अपनी दुकान के लिए गुड्स परचेज की, तो कई बार क्या होता है, जो गुड्स हमने परचेज की है हम सप्लायर को वापस भी कर सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन। आप सोच के देखिए, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? यस, बिल्कुल होता है। अगर हमारी दुकान है, हमने माल खरीदा है, गुड्स खरीदी है, सपोज हमने गुड्स परचेज की 50,000 और इसमें से 10% कितना हो गया 5,000, ये हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं। सोचिए वापस क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? देयर मे बी सो मेनी रीजंस, लाइक गुड्स डिफेक्टिव है,
डिफेक्टिव है, डैमेज है, तो डिफेक्टिव या डैमेज है तो हम वापस ही करेंगे, हम क्यों रखेंगे? या कोई और रीजन भी हो सकता है। हो सकता है कि जो माल की डिलीवरी है वो इन टाइम ना हो, हमने ऑर्डर दिया था 2 महीने पहले, उस वक्त हमें जरूरत थी, उस वक्त उसने डिलीवरी नहीं की, आज वो इतनी लेट डिलीवरी कर रहा है, तो भी हम वापस कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, और भी देयर में बी सो मेनी रीजंस, व्हाटएवर बी द रीजन, व्हेनेवर परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, whenever purchased goods are returned to the supplier due to any reason, it is called purchase return। इसे हम purchase return कहेंगे, नाम से ही क्लियर है बच्चों। आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सेल रिटर्न, इसके भी नाम से ही क्लियर है कि आपने गुड्स सेल की 20,000, किसको सेल की? मिस्टर राम को, और उसमें से 5,000 का माल उसने वापस कर दिया। Is it possible? Yes, it is possible। ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप किसी कस्टमर को माल देते हो तो कई बार बिका हुआ माल वापस आ जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, तो अकाउंटिंग में इसको क्या कहेंगे? सेल रिटर्न। वापस क्यों आ गया? अभी मैंने आपको कहा था देयर में भी सो मेनी रीजंस, डिफेक्टिव है, डैमेज है, डिलीवरी इन टाइम नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन। तो सेल रिटर्न का मीनिंग क्या होगा? When sold goods are returned by the customers, when sold goods are returned by the customers, it is called sale return। तो ये थे बच्चों 2 पॉइंट, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। अब यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है हमेशा, ऑलवेज। देखिए जहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं रिटर्न आउटवर्ड, मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है? रिटर्न आउटवर्ड, और यहां पर मैं लिख रहा हूं रिटर्न इनवर्ड। बच्चों आगे अकाउंटेंसी में जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करते वक्त कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है रिटर्न आउटवर्ड, और कई बार क्या लिखा होता है? रिटर्न इनवर्ड। इनमें से एक परचेज रिटर्न है और एक सेल रिटर्न है। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। आपने सोचना है कि इनमें से कौन सी परचेज रिटर्न है और कौन सी सेल रिटर्न। सोचिए, 10 सेकंड आपके पास है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, नाम से ही क्लियर है। सोचिए कौन सी परचेज रिटर्न है, इसमें से कौन सी सेल रिटर्न है। बच्चों यहां पर देखो, ये मैंने क्या लिखा है? रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड का मींस आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि हम गुड्स वापस कर रहे हैं, माल खरीदा था वापस कर रहे हैं, आउटवर्ड। तो इट मींस परचेज रिटर्न। बच्चों इस आउटवर्ड वर्ड से आपने समझ जाना है, आउटवर्ड, वापस कर दिया हमने माल, दिस इज परचेज रिटर्न। और एक है रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मींस कि हमने किसी को माल बेचा था और वो हमारे पास वापस आ गया, तो इनवर्ड का मतलब हो गया सेल रिटर्न। बच्चों ये याद रखना, इसमें गलती मत करना, कुछ बच्चे उल्टा पुल्टा कर देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न। क्लियर बच्चों? एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्टॉक। ये वर्ड भी मैंने यूज किया था फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाते हुए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? ये स्टॉक क्या होता है? बच्चों जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो नॉर्मली स्टॉक में बी ऑफ 2 टाइप्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। आगे जब हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे कई बार हम टर्म यूज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और कई बार हम टर्म यूज करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक? बच्चों मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली जब कोई स्टॉक के बारे में पूछता है तो नॉर्मली हम क्लोजिंग स्टॉक की बात ही कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है 2019-20। बच्चों एक बार मैंने आपको पहले बताया था, एक होता है कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर, एक होता है बच्चों फाइनेंशियल ईयर विच रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
और बिजनेसमैन क्या फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है 2019-20, ठीक है। 31 मार्च 2020 करंट ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2020। बच्चों एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब कोई अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो हो सकता है कि हमारी दुकान पे थोड़ा बहुत माल बचा हुआ हो, क्योंकि जो माल हमने खरीदा था ये तो नहीं कि सारा का सारा सेल हो गया, उसमें से बच भी जाता है। तो जितना माल हमारे पास बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, मान लीजिए आज डेट है 31 मार्च 2020 और आज मेरी दुकान पर 5 लाख रुपीस का माल बचा हुआ है, अनसोल्ड, बिका नहीं, बच गया। तो 5 लाख रुपए का ये जो माल बचा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना स्टॉक हमारे पास है। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया? लिखा मैंने बोर्ड पर, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। साल के एंड में जो माल हमारे पास बच जाता है 31 मार्च को, 5 लाख रुपए का माल बच गया, इसी को क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग का मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक का मीनिंग क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक का मतलब यही है, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बच्चों अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जो माल हमारे पास पड़ा था ओपनिंग स्टॉक, और एंड में जो माल हमारे पास बचा हुआ है उसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बच्चों एक सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं, आपने सोचना है कि ट्रू या फॉल्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। सोचिए इट इज ट्रू और फॉल्स। बच्चों इस साल हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5 लाख रुपीस। नेक्स्ट ईयर कौन सा होएगा? 2020-21, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होएगा? 1 अप्रैल 2020। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था इस साल का, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक कितना होएगा? 5 लाख रुपीस। ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक जो मैंने डिस्कस करना था। टोटल कितने पॉइंट्स डिस्कस किए मैंने? नंबर 1 गुड्स, क्लियर होगा आपको। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, एंड लास्टली स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। ये सारा आपने कॉपी पर लिखना है, नोट करना है, लर्न भी करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।